नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में ट्रैवल अलोंग विद मी। तो आज का जो थंबनेल देख करके आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि जो वीडियो है ये है यूरोप ट्रैवल के ऊपर, क्योंकि सभी की छुट्टियां भी पड़ गई हैं और स्कूलों की जो छुट्टियां हैं कुछ बच्चों की वो पढ़ने वाली भी हैं। तो सभी लोग ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, लेकिन अभी सब लोग अपने बजट के हिसाब से ट्रैवल प्लान कर रहे होंगे कि किसको कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है। तो आज मैं आप सभी को यूरोप ट्रैवल के बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि आप यूरोप ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। क्योंकि यूरोप एक ऐसी मतलब कंट्रीज हैं, यूरोप की जो कंट्रियां हैं वो एक ऐसा वो है कि सबसे बड़ा बेनिफिट वहाँ पे है कि एक वीज़ा लेकर के आप तकरीबन 28 से 30 कंट्री ट्रैवल कर सकते हो, जिसका बेनिफिट बहुत से लोग जो एक इंटरनेशनल ट्रैवल फ्रीक्वेंट ट्रैवल करने वाले हैं वो बहुत ही इंजॉय करते हैं यूरोप ट्रैवल को। तो आज मैं आपको यूरोप ट्रैवल के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आप अपने यूरोप ट्रैवल को एक बजट ट्रैवल बना सकते हैं, एक अपने, ताकि आपके पॉकेट पे भी बर्डन ना पड़े और आप उसको इजीली मैनेज भी कर सकें। तो आज मैं आप सभी को जो जानकारी देने वाला हूँ वो कैसे आप अपने ट्रिप को बजट ट्रैवल बना सकते हैं, कैसे आप एक बजट टिकट परचेज कर सकते हैं, कैसे बजट होटल बुक कर सकते हैं, वीज़ा प्रोसेस क्या है, उसके बारे में मैं आप लोगों को एक एक करके सारी जानकारियाँ दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वीज़ा प्रोसेस के बारे में बता दूं कि अगर किसी ने जो कि यूरोप ट्रैवल अगर प्लान किया है, तो मोस्टली लोगों ने अपना यूरोप ट्रैवल अगर प्लान किया है तो पहले ही वीज़ा अप्लाई कर दिया होगा, चाहे वो एजेंट के थ्रू है, चाहे वो खुद अपने आप वीएफएस की वेबसाइट पे जा करके आप फॉर्म फिल करके अप्लाई कर दिया होगा। नहीं किया है तो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट और इजी जो वीज़ा मिलता है वो आप लोग फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी और आपका इजीली ये 4-5 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप अप्लाई करके इजीली वीज़ा ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी, ना कोई ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो डॉक्यूमेंट तो देखो सभी जगह रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यूरोप में यूरोप ट्रैवल के लिए जो आपको मैन तो आपका 2 चीज़ चेक करते हैं, वो ये तो फाइनेंशियल हिस्ट्री आपकी चेक करते हैं और साथ-साथ आपकी ट्रैवल हिस्ट्री चेक करते हैं। तो ट्रैवल हिस्ट्री के लिए भी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकअप है तो आपको ट्रैवल हिस्ट्री की भी जरूरत नहीं है, आप लोगों को वीज़ा इजीली मिल जाता है। क्योंकि अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो इजीली वो लोग देते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल वीज़ा में फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये ध्यान रखना है आपने कि किसी फ्रॉड वेबसाइट के थ्रू आप वीज़ा ना अप्लाई करें। अगर आपने खुद वीज़ा अप्लाई करना है तो किसी रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंसी के थ्रू वीज़ा अप्लाई करें। अगर आप पर्सनली खुद ही जाकर के वीएफएस में अप्लाई करना चाहते हैं तो वीएफएस की वेबसाइट पे जाकर के आप जानकारी ले सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा वीएफएस का, जहाँ पे आप जाकर के कंट्री चूज करके आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं किसी भी यूरोपियन कंट्री का। और यूरोपियन कंट्री का जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यूरोपियन कंट्री का एक बड़ा बेनिफिट ये है कि एक ही वीज़ा से आप लोग 28 से 30 कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको जो है मैं आपको सबसे पहले वीज़ा की जो जानकारी आपको मैं थोड़ी सी और दे देता हूँ इसके अंदर, कि वीज़ा अप्लाई करते वक्त ये ध्यान रखें कि सभी की बैंक स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट होना मस्ट है, मैंडेटरी है बैंक स्टेटमेंट। अगर बच्चों का बैंक अकाउंट नहीं है तो उसमें फैमिली मदर या फादर का अगर वर्किंग है या फादर वर्किंग है तो उनकी बैंक स्टेटमेंट सपोर्टिव उसके अंदर लग जाएगी। आईटीआर भी बच्चों की ज़रूरत नहीं है, आईटीआर भी फैमिली की आईटीआर उसके अंदर सपोर्ट कर जाती है। तो अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आपका वेल एंड गुड, आप लोगों का बहुत बेनिफिट हो जाएगा, ताकि वीज़ा भी आप लोगों को ईजी मिल सकता है। अगर ग्रुप के साथ जा रहे हैं तो ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरी बात आ जाती है कि वीज़ा कितने दिन में आ जाता है। ये डिपेंड करता है एम्बेसी टू एम्बेसी कि आप किस कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। सपोज दैट आप फ्रांस का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, या जर्मनी का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, या आप किसी अदर यूरोपियन कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री कौन सी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जो कि डिपेंड करता है आप कहाँ का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आप उस हिसाब से जो कि वीज़ा प्रोसेस टाइम लगता है। कुछ कंट्रीज़ के अंदर आपको अपॉइंटमेंट
2 से 3 दिन में मिल जाता है, कुछ में 1 हफ्ता भी लग जाता है, कुछ में 15 दिन। और जिस दिन आपके फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक या आपके फ़ोटो क्लिक हो जाती है, उसके 4 से 5 दिन के अंदर आपका वीज़ा का स्टेटस पता लग जाता है कि वीज़ा आपका अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि आपने जाना कहाँ है, प्लान कहाँ पे कर रहे हैं, आप प्रॉपर अपनी आइटनरी बना लें। तो मेरा जो सजेशन है कि अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और स्पेन, इन 3-4 जगह का आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ईज़िली अप्रूव हो जाता है। 80 टू 90% इसके अप्रूवल चांसेस होते हैं। उसके बाद आप उस कंट्री के अंदर आप जब आप अराइव करेंगे, उस कंट्री जहाँ का भी आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है और आपने कि जहाँ का भी आपका वीज़ा अप्रूव होता है, आप उसी कंट्री में अराइव करेंगे, उसके बाद आप उधर से कहीं पे भी जा सकते हैं। तो ये वीज़ा का आपने ध्यान रखना है स्पेशली। और अगर आप चाहें तो आप इटली या पोलैंड या प्राग, ऐसी 3-4 कंट्रियां और हैं जहां पर आप इजीली आपको वीज़ा मिल जाता है। आपकी फाइनेंशियली और आपके ग्रुप पे डिपेंड करता है। अगर आपकी फैमिली जा रही है या आपका फाइनेंशियली बैकग्राउंड अच्छा है तो आप लोग को इजीली वीज़ा मिल जाएगा। और सेकंड चीज़ ये कि अगर आप इंडिविजुअल ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए मस्ट 4-5 डॉक्यूमेंट है जो आपने ध्यान रखने हैं। सबसे पहले आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, और उसके अंदर कम से कम 6 से 7 लाख रुपए अकाउंट में होने ज़रूरी है, अप्रॉक्सीमेटली 4000 यूरो के करीब। क्योंकि वो लोग, उन लोगों का एक अपना एक वो होता है कि भाई आप पर डे 20 to 50 यूरो आपका अपना खर्चा होगा। तो आपको उस हिसाब से अपने उसके अंदर बैंक में 6 से 7 लाख रुपए होने जरूरी है। और सेकंड, 3 साल की ITR प्लस आपकी अ, अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप, साथ में आपका एक लीव एप्लीकेशन जो कि आपने लीव ली है वहाँ से, और साथ साथ आपका अपॉइंटमेंट लेटर, और साथ साथ आपके फाइनेंशियली जो भी आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट उसमें लगा सकते हैं। प्लस अगर आपका पासपोर्ट के अंदर वैलिडिटी खत्म होने वाली तो मिनिमम 6 मंथ की वैलिडिटी भी रिक्वायर्ड होती है इंडियन पासपोर्ट के लिए। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट भी आप ध्यान रखेंगे वीज़ा अप्लाई करते वक्त। तो अब आपका नेक्स्ट आ जाता है कि आप बजट कैसे, आप अपने इस यूरोप ट्रैवल को एक बजट ट्रैवल कैसे बना सकते हैं, बजट ट्रिप कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप ये 5-6 कंट्रीज हैं, जैसे कि आप इटली हो गया, फ्रांस हो गया, पोलैंड हो गया, या हंगरी हो गया, जॉर्जिया हो गया, आप यहाँ का सबसे पहले आप यहाँ का ट्रैवल प्लान करें। और यहाँ पे जा करके आप यहाँ पे जब अराइव करेंगे तो टिकट आपने ध्यान रखनी है कि 1 हफ्ते 15 दिन पहले टिकट बुक करा लेनी है। और अगर आप 1 हफ्ते 15 दिन टिकट बुक कराते हैं तो आपको 3-4 वेबसाइट्स हैं जहाँ से, जैसे कि मैं बुक करता हूँ। सबसे पहले तो मैं गूगल पे, जो गूगल फ्लाइट्स है वहाँ पे सर्च करता हूँ कि सबसे बेस्ट और सबसे चीप फ्लाइट मुझे कहाँ की और किस वेबसाइट पे मिल रही है। तो वहाँ से लगभग लगभग सारी जानकारी मुझे मिल जाती है। तो जैसा कि अभी मैंने लास्ट आपको बताया था कि मैंने अपना यूरोप का जो ट्रैवल किया था वो यहाँ से मैं गया था स्विट्ज़रलैंड, और स्विट्ज़रलैंड से फिर मैंने आगे अपना प्लान किया था। तो इंडिया से स्विट्ज़रलैंड के लिए मेरे को सिर्फ और सिर्फ मात्र 23,000 रुपये की जाने की टिकट थी, और वापसी की जो टिकट थी वो मैंने ओपन टिकट रखी थी ताकि मैं डेट अपने हिसाब से उसमें चेंज करवा सकूं अपने एजेंट से। तो इस हिसाब से मैंने उसमें, आप ये ध्यान रखिएगा जब भी आप जाएंगे तो आप रिटर्न टिकट जरूर लेके जाएं, चाहे वो आप डमी टिकट ले लें उससे, चाहे आपको एक अमाउंट लगता है जिसमें कि आप वहाँ पे अपनी टिकट को कैंसिल कर सकते हैं, रिफंडेबल वाली, वो रिटर्न की टिकट आप वो लें ताकि उसमें आप डेट चेंज कर सकें, ताकि उसमें पेनल्टी ना लगे। तो इस हिसाब से आप टिकट लेकर के जाएं कि रिटर्न टिकट आपके साथ हो, क्योंकि विदाउट रिटर्न टिकट वो लोग आपको अलाउ नहीं करेंगे बोर्डिंग पास देते वक्त। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि आप टिकट जो है वो रिटर्न टिकट के साथ बुक करें, ताकि आप लोगों को ईजिली रिटर्न का आपका डेट फिक्स हो सके। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि टिकट आपने कैसे बुक करनी है। तो अगर आप 10 से 15 दिन पहले आप अगर ट्राई करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने जो टिकट बुक की थी वो मैंने गूगल से वो टिकट बुक की थी, और गूगल से देख करके मैंने उसकी एक वेबसाइट पे जा करके
वहाँ से जाकर के मैंने वो बुक की थी, और उस वेबसाइट के थ्रू मुझे कुछ कूपन कोड भी मिले थे, जो कि वेबसाइट अपने जो पोर्टल पर कुछ डिस्काउंट कूपन क्रेडिट कार्ड के साथ में देती है। तो आपने एक भी ये ध्यान भी रखना है कि जैसे अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आप टिकट वगैरह क्रेडिट कार्ड से बुक करें। क्रेडिट कार्ड में कई बार, जैसे कि मैंने अभी 27,000 वाला जो टिकट बुक किया था, उसमें मुझे 5,000 रुपये का तो क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट मिल गया था और 1,500 रुपये का वेबसाइट का डिस्काउंट मिल गया था। तो तकरीबन 6,500-7,000 रुपये मुझे जो डिस्काउंट उसमें ईजिली मिल गया था। तो आप भी ये ध्यान रखें कि जब भी आप टिकट बुक करें तो क्रेडिट कार्ड से बुक करें, और अपने ऑफर सारे चेक कर लें कि किस क्रेडिट कार्ड पे कौन सा ऑफर चल रहा है। और साथ साथ आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आप किसी पर्टिकुलर, अगर एयरलाइन से टिकट बुक कर रहे हैं, तो मेरा अपना सजेशन है कि आप किसी थर्ड पार्टी ऐप से या थर्ड पार्टी किसी वेबसाइट से टिकट उस कंडीशन में ना बुक करें कि जो कि आपका ट्रैवल प्लान कैंसिल हो सकता है या चेंज हो सकता है। क्योंकि जब आप चेंज करते हैं या कैंसिल करते हैं तो उस वेबसाइट का पर्टिकुलर अपना एक कैंसिलेशन चार्जेस होते हैं, जो कि आपको ही वो बियर करने हैं, एयरलाइन नहीं करेगी। वो चाहे वो 5,000 हो, चाहे वो 6,000 हो, चाहे वो 4,000 हो, वो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट के डिफरेंट डिफरेंट चार्ज। तो ये भी ध्यान रखना है कि आपने जब अपना ट्रैवल प्लान करना है, अगर आपको लगता है कि आपका ट्रैवल प्लान फ्लेक्सिबल है, कुछ चेंज हो सकता है, तो आप डायरेक्टली एयरलाइन की वेबसाइट से टिकट बुक करें, ताकि अगर आप कैंसिल करें तो सिर्फ एक ही जगह पे आपका कैंसिलेशन चार्जेस लगे या आपका चेंज होने के चार्जेस लगे। अगर आपका दो जगह से चार्जेस लगेंगे तो सपोज दैट आपने अगर किसी थर्ड पार्टी से करवाई, तो उसमें क्या होगा कि आपको दो जगह चार्ज देने पड़ेंगे, एयरलाइन को अलग देने पड़ेंगे और थर्ड पार्टी वेबसाइट को अलग से देने पड़ेंगे। तो मैं हमेशा जो कि डायरेक्टली वेबसाइट से ही कराता हूँ, या फिर मैं किसी एजेंट के थ्रू कराता हूँ। एजेंट के थ्रू कराने में ये बेनिफिट होता है कि हमें सिर्फ चार्जेस एक ही जगह देने हैं, वो एजेंट को देने हैं, जो वो चार्जेस हमारे आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ फिक्स होंगे। क्योंकि उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है और उन लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, तो वो अपने रेगुलर कस्टमर्स को अच्छे डिस्काउंट दे देते हैं। तो कभी भी आप टिकट अगर आप बुक करें तो कम से कम 3 से 4 जगह चेक करें, और मेरा मानना है कि हफ्ते भर पहले आप टिकट बुक करें। और यूरोप का जो टिकट है वो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें कि जहाँ पे एक तो ट्रैवल सस्ता हो, प्लस आपको साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि वहाँ का वीज़ा की कितना परसेंटेज चांसेस हैं। जिस किसी भाई को ये जानकारी चाहिए कि मैं कौन सा वीज़ा अप्लाई करूँ या किस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करूँ जहाँ का मुझे इजीली मिल सकता है, तो प्लीज़ मेरे जो इंस्टाग्राम चैनल है, मेरा इंस्टाग्राम पेज है, उस पर मुझे डायरेक्ट डीएम करें, ताकि मैं आपको उसमें सजेस्ट कर सकूं कि आपको कहाँ का ट्रैवल प्लान करना है और किस तरह का ट्रैवल प्लान करना है। आप मुझसे वीज़ा के रिलेटेड कभी भी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, एनी टाइम मैं आप लोगों को जवाब दूंगा, एनी टाइम मैं आप लोगों को आंसर दूंगा। और वो मेरे आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर ले, ताकि आप लोगों को कोई भी जानकारी अगर चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ ये आपकी ये हो गई कि आपकी फ़्लाइट की टिकट कैसे बुक करनी है। थर्ड चीज़, जाते वक्त आपने 3 चीज़ें और याद रखनी है। सबसे पहला, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस। आप अगर 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो आप 15 दिन का ट्रैवल इंश्योरेंस लेके जाएं, अगर आप 15 दिन के लिए जा रहे हैं तो आप 20 दिन का ट्रैवल इंश्योरेंस लेके जाएं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि आपको अपना ट्रैवल एंड टू एंड डेट तक का नहीं रखना है, स्टार्ट टू एंड डेट तक का। कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर 7 तारीख को ट्रैवल स्टार्ट किया और 15 को ख़त्म कर रहे हैं, तो 7 से 15 का ही ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हैं। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप बिल्कुल ऐसा ना करें। आप मिनिमम टू मिनिमम, अगर आप 15 दिन के लिए ट्रैवल पे जा रहे हैं तो आपको 20 दिन या 1 महीने का ट्रैवल इंश्योरेंस लेके जाना चाहिए, ताकि आपके पास एक ग्रेस पीरियड हो, आपके पास 2-3 दिन ऊपर नीचे हो, अगर आपका कोई ट्रैवल प्लान चेंज हो रहा है तो उसमें आप लोगों को बेनिफिट मिलता रहे। तो और दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी आप जा रहे हैं तो होटल बुकिंग, वो एयरपोर्ट पे मस्ट है। वो एयरपोर्ट पे ज़रूर आपसे पूछेंगे कि अपना होटल बुकिंग दिखाएं, तो आप वो होटल बुकिंग भी आपको करना मैंडेटरी है। उसके लिए आपको सस्ता प्लान कैसा देखना है कि booking.com पे जाएंगे, और आपको जहाँ भी आप जा रहे हैं कोशिश ये करें कि एयरपोर्ट के आसपास, कई बार सस्ते मिल जाते हैं, तो एयरपोर्ट के आसपास स्टे ना करें। क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट के आसपास स्टे करेंगे तो आपको 100% आपको महंगे होटल मिलेंगे। और अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो आप कोई अपार्टमेंट देख लें, वहाँ पर इजीली अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं, booking.com पे सेफ भी होते हैं, और आपको एक एक पर्सनल किचन मिल जाता है। तो आप लोकल ग्रोसरी खरीद करके, जो कि आपको ग्रोसरी स्टोर से मिल जाती है, थोड़े से ग्रोसरी आप अगर आप ले ले लेंगे तो उसमें आप लोगों का पूरा हफ्ता 10 दिन का काम चल जाएगा।
जिससे कि आपका एक जो फूड का जो एक ट्रैवल के अंदर सबसे बड़ा ज़्यादा जो होता है फूड और अकोमोडेशन है, वो ही सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो वो आप उसमें फूड का आप सेव कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी कैसे कर सकते हैं आप कि कुछ ऐसे होटल और रेस्टोरेंट हैं जो आपको अकोमोडेशन के साथ साथ फूड भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप बुकिंग डॉट कॉम से जा करके, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस बुकिंग डॉट कॉम के साथ काफ़ी अच्छा है, जो कि बहुत ही अच्छी डील दे देते हैं। अगर आप उनके साथ कंटिन्यू बुकिंग करते रहते हैं तो वो आपको एक जीनियस बैच दे देते हैं, जिसमें 15 से 20% का डिस्काउंट आपको कभी भी आप बुक करते हैं होटल या टिकट, तो उस पर आपको इजीली मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ कंट्री के अंदर वो फ्री अपग्रेडेशन दे देते हैं, आपको फ्री रूम अपग्रेड कर देते हैं आपका। कई बार मेरा रूम उन्होंने नॉर्मल से स्वीट कैटेगरी में कन्वर्ट किया है अपने आप, और मुझे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने पड़े हैं। तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि आप जब भी होटल बुक करें तो इंडिया से बुक करें। अगर आप फॉरेन में भी हैं तो इंडिया से बुक करके जाएं, क्योंकि अगर आप वही सेम होटल वहां पे जाके बुक करेंगे तो वो आपको 25 से 30% एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। अगर आप इंडिया से बुक करते हैं तो वो बहुत ही बहुत जाके सस्ता बैठता है। और साथ साथ आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब हम कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एकोमोडेशन, फूड और लोकल ट्रांसपोर्ट। तो अभी हम फूड की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको सबसे दूसरा ऑप्शन ये बता दिया कि आप कोई, अगर आप फैमिली या ग्रुप के साथ जा रहे हैं तो कोई अपार्टमेंट चूज कर लें। अगर आप इंडिविजुअल जा रहे हैं तो आजकल बहुत ज़्यादा बंक बेड्स वगैरह का मतलब जो यूरोप है, यूरोप में तो कल्चर ही बंक बेड का है। तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छे लेवल के और अच्छी कैटेगरी के बंक बेड्स मिल जाते हैं, तो वो भी आप चूज कर सकते हैं रहने के लिए। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो अपार्टमेंट ले लें। अपार्टमेंट में आपको इजीली 2 से 3 रूम मिल जाते हैं, और 3 रूम के साथ या 2 रूम के साथ आप आराम से, आपको एक पर्सनल किचन मिल जाता है जिसमें आप अपना की खुद ग्रोसरी ला करके खुद बना सकते हैं, और अपने हिसाब से आप अपना टेस्ट के हिसाब से खाना बना सकते हैं और खा सकते हैं। और तीसरी चीज़ सबसे ज़्यादा जो आता है, दिक्कत आती है, वो पीने के पानी की। हम क्या करते हैं जब हम ट्रैवल पे जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम ग्रुप में होते हैं तो एक बॉटल परचेज करते हैं और वो 2 मिनट में ख़त्म हो जाती है, तो इसीलिए हमें 2 से 3 बॉटल हर बार परचेज करनी पड़ती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप यूरोप ट्रैवल पे जाएं तो इंडिया से आप अपने पास एक ½ लीटर या 1 लीटर की आप बॉटल लेकर के जाएं, कैरी करें साथ में। अब अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो सबको हाफ हाफ लीटर की आप बॉटल सबको दे दें, ताकि वो कैरी कर लें। क्योंकि यूरोप के अंदर एक प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पे आप टैप वाटर पी सकते हैं। उसके लिए आपको बाहर से पानी की बोतल परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हर बार पानी की बोतल परचेज करेंगे तो 2 यूरो 2.5 यूरो से कम की पानी की बोतल नहीं आती है। तो वो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि आप वहाँ पे टैप वाटर पी सकते हैं। तो आप जब भी आप होटल से निकलें या कहीं रास्ते में भी बहुत जगह टैप वाटर लगे होते हैं, तो आप वो बॉटल फिल कर लें अपनी, और वो आप कंज्यूम करते रहें। तो पानी के लिए भी आपको मैंने आपको बता दिया, आपको होटल बता दिया कैसे बुक करना है, आपको टिकट बता दी कैसे बुक करनी है। अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। अब ट्रांसपोर्ट भी सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि हम ट्रांसपोर्ट कैसे यूज़ करें, क्योंकि ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा होता है यूरोप के अंदर, नो डाउट। बट अगर आपको ट्रैवल करने का तरीका मैं आपको आज बताने जो जा रहा हूँ, अगर आप वो करेंगे तो आपको ट्रैवल बिल्कुल भी, जो आपको ट्रांसपोर्टेशन है, बिल्कुल महंगी नहीं पड़ेगी यूरोप के अंदर। वो आपको बहुत ही बहुत ज़्यादा ईजी और सस्ती पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यूरोप के अंदर मोस्ट ऑफ द कंट्री के अंदर ट्राम, मेट्रो, बसेस इजीली मिल जाती हैं। साथ साथ आपको जो रूट हैं वो उनके कलर के हिसाब से डिवाइड किए हुए हैं, तो इजीली आपको रूट फाइंड करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि सब जब भी आप जाएं यूरोप, अगर आप 10 से 15 दिन के लिए जा रहे हैं तो एक वहाँ पे यू रेल पास आता है, या तो आप वो परचेज कर सकते हैं अगर आपको पूरा यूरोप ट्रैवल करना है। अगर आप सिंगल हैं, इंडिविजुअल हैं, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो अराउंड 650 यूरो या 500 यूरो या 450 यूरो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्जेस हैं, वो आप देख लें अपने हिसाब से कि आपको फर्स्ट क्लास की टिकट लेनी है या सेकंड क्लास की टिकट लेनी है या आपको थर्ड क्लास की टिकट लेनी है। उसमें अलग अलग क्लासेस के हिसाब से अलग अलग है। तो उसमें क्या होगा कि आपको 15 दिन का पास या 1 महीने का पास मिल जाएगा पूरे रेल का, जो कि आप पूरे यूरोप में ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बहुत ज़्यादा जाके सस्ता पड़ता है। उसमें आपने कुछ भी नहीं करना, वो आपके मोबाइल पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड होगा और उसमें वो जनरेट हो जाएगा पास, एक क्यूआर कोड, एक बार कोड, एक स्कैनर हो जनरेट हो जाएगा। जो भी आप जब भी आप ट्रेन में चढ़ेंगे तो आप उसको स्कैन कर लेंगे,
ताकि आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाए उसके अंदर। और फर्स्ट क्लास के लिए सिर्फ एक चीज़ करना होता है उसके अंदर, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के लिए भी, क्योंकि मैं तो फर्स्ट क्लास से ट्रैवल किया था, तो मुझे हमेशा एक काम करना पड़ता था कि मुझे अगर कहीं ट्रैवल करना है तो मुझे सबसे पहले इनकी वेबसाइट पे जा करके एक सीट बुक करनी होती थी, क्योंकि मुझे सीट चूज करनी होती थी कि मुझे कहाँ बैठना है। तो मैं सीट बुक करता था, उसकी हर बार मुझे 2 या 2.5 यूरो या 3 यूरो के करीब मुझे हर बार सिर्फ सीट के पे करने होते थे। अगर मैं सपोज दैट जर्मनी से आगे जा रहा हूँ, या स्विट्जरलैंड से मैं पेरिस जा रहा हूँ, या मुझे पेरिस से स्पेन जाना है, या कहीं पे भी बहुत दूर दूर के लिए भी ट्रेनें आपको मिल जाती हैं, फर्स्ट क्लास ट्रेनें, और एक इंजॉय कर सकते हैं आप अपने एक ट्रैवल को। तो उसके लिए आपको सबसे सबसे इजी जो है वो आपको यू रेल पास है। सेकंड चीज़ ये है कि आप जिस भी कंट्री में जाते हैं वहाँ पे आपको जगह जगह टिकट वेंडिंग मशीन मिल जाती है। उसमें आप ये चूज़ कर सकते हैं पूरे दिन का, हफ्ते का, 2 दिन का, 24 घंटे का, या 72 आवर्स का, या 24 आवर्स का, डिपेंड करता है आपको कितने दिन का वो प्लान है उस कंट्री का। उस हिसाब से एक पास जनरेट कर सकते हैं, और पेमेंट आप किसी भी टिकट वेंडिंग मशीन पे बाय कार्ड या बाय कैश कर सकते हैं। उससे उससे क्या बेनिफिट होगा आपका कि आप मेट्रो में, ट्राम में और बस में एक ही पास से ट्रैवल कर सकते हैं। पर डे का अगर आप सिंगल डे का खरीदते हैं तो 3.5 यूरो का आता है। अगर आप मल्टीपल लोकेशन का खरीदते हैं तो 4.5 यूरो का आता है। अगर आप सारे ही इंक्लूड करते हैं, ट्राम, मेट्रो या बस, तो वो 5.5 यूरो का आता है पूरे एक दिन का। अगर आप उनको ज़्यादा दिन के लिए खरीदते हैं तो उतने ही उसमें चार्जेस कम होते जाते हैं। तो 5.5 यूरो में आप पूरे दिन का ट्रैवल प्लान, आप ये सोचिए कि पूरे दिन 5.5 यूरो में आपको बस भी मिल रही है, ट्राम भी मिल रही है, और आपको मेट्रो भी मिल रही है सेम पास के अंदर। साथ साथ कई जगहों पर आपको छोटे छोटे फेरी है, जो उनके टूर होते हैं, वो भी उसी में इंक्लूड है अगर आपके पास वो पास है तो। जैसे कि मैं फिनलैंड गया था, एस्टोनिया गया था, वहाँ पे आपका वो इंक्लूड है। और कुछ यूरोप की कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है वो बिल्कुल ही मुफ्त है। तो आप वहाँ पे जाके यूरोप में जाके अगर आपका बजट नहीं है तो आप टैक्सी ना यूज़ करें। आप वहाँ पे ट्रांसपोर्ट, जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो यूज़ करें। बहुत ही चीप है, बहुत ही चीप है, बहुत ही सस्ती है। तो आपका वो बर्डन नहीं बढ़ेगा। तो मैं आपको जिस हिसाब से मैं ट्रैवल प्लान बता रहा हूँ उस हिसाब से एक पर पर्सन, विद टिकट, विद वीज़ा, विद फूड, विद ट्रांसपोर्ट, सब कुछ मिला के मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 60 to 70 थाउजेंड में पर पर्सन का यूरोप ट्रैवल प्लान हो जाएगा, अगर आप मेरे हिसाब से करते हैं तो। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए यूरोप ट्रैवल के हिसाब से, या आपको कोई भी प्लान करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आपको कोई भी हेल्प चाहिए वीज़ा से रिलेटेड, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप लोगों को या आपके फ्रेंड्स को ये वीडियो से कुछ जानकारी या कुछ बेनिफिट मिल जाए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आशा करता हूँ आप लोग मुझे आगे भी प्यार देंगे, और आज भी प्यार देंगे, ताकि मैं इस तरह की इंफॉर्मेशन वीडियो आप लोगों को बना बना के देता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।